हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ही बहुत बहुत स्वागत है। 2 जनवरी 2026 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन, और आज के द न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, एक द इंडियन एक्सप्रेस से रहेगा और एक द हिंदू से। दोनों में ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो दोनों को हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारी ये जो न्यू ईयर की सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% का ऑफ मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ में, इसका आज लास्ट दिन है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं हमारे किसी भी कोर्स, पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने में, तो आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जाएं, किसी भी कोर्स, पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज़ को कार्ट में ऐड करें, न्यू 50 कोड का यूज़ करें और आपको 50% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेल जो है वो आज रात 12 बजे तक ही रहेगी। तो अगर आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई डाउट या क्वेरी होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हमारा जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ है जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की, इसका बैच 2 हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 599 में है, बट आज अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको 50% पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप सी सेट लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली एट 1299 रुपीज़, बट आज ये भी आपको बहुत कम में मिलेगा। और अगर रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर आप इसको हमारे ऐप या वेबसाइट में जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, वो ये वाला है। ठीक है, देखिए बात करते हैं इस आर्टिकल की कि जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स है वो लागू हो गया है, और इसकी वजह से कैसे जो इंडिया का मेटल एक्सपोर्ट है उसको क्या खतरा इससे हो सकता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये वाला। आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, इसको एक बार आप लोग जस्ट रीड कर लेना। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने थर्सडे यानी कि कल, यानी कि 1 जनवरी से जो ये दुनिया का पहला कार्बन टैक्स है इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ये कार्बन टैक्स किसके अंतर्गत है? दिस इज अंडर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मतलब डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो इससे बहुत ज़्यादा एंटेगोनाइज्ड है। एंटेगोनाइज्ड होने का मतलब है कि दे आर वेरी मच एंग्री, और यू कैन से दे आर वेरी मच एनोइड। वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि इससे होगा क्या, अब इसको एक मतलब ये कंट्रोवर्सी तो इसको लेकर बहुत पहले से ही है, कई सालों से इसका जो, जब से इसका मेंशन हुआ है, जिक्र हुआ है, तब से इसका कंट्रोवर्सी इसको लेकर चल रही है। दिस इज़ अ ट्रेड एनवायरनमेंट मेजर। इससे होगा क्या कि दैट विल लेवी ऑन कार्बन इंटेंसिव गुड्स एंटरिंग द यूरोपियन यूनियन, यानी कि ऐसे गुड्स जो किसी और देश में बन रहे हैं, है ना, जहाँ पर जो कार्बन एमिशन के नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, या आप यूँ कहें कि जिन देशों में कार्बन एमिशन के नॉर्म्स यूरोपियन यूनियन से कम स्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ का सामान अगर यूरोप में एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर लगाया जाएगा कार्बन टैक्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके का टैरिफ ही है ना। बस उसका मतलब नज़रिया अलग है कि किस चीज़ पर लगाया जा रहा है और किस क्राइटेरिया के आधार पर लगाया जा रहा है, बट है तो एक तरीके से टैरिफ ही, है ना। और इससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके का एक रेगुलेशन जो है वो इस साल यूके में भी आ सकता है ना। तो एडिंग टू द ऑलरेडी वाइडनिंग बैरियर्स आफ्टर द यूएस इम्पोज्ड स्टीफ टैरिफ्स ऑन स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, हर्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जब से अमेरिका ने ये टैरिफ लगाए हैं, है ना, पिछले साल, मतलब ये 2025 से, तो तब से वैसे ही जो डेवलपिंग कंट्रीज का सामान इन देशों में एक्सपोर्ट होता था, जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना, इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ से ये इस तरीके का सामान एक्सपोर्ट होता था, चाहे हम अमेरिका को कर लें, चाहे हम यूके को कर लें, चाहे हम यूरोपियन यूनियन को कर लें, तो उसका नुकसान हमें देखने को ऑलरेडी मिल रहा है यूएस की वजह से।
अब यूरोपियन यूनियन में भी ये कार्बन टैक्स आ गया तो उससे भी नुकसान होगा, और साथ ही साथ यूके में आ जाएगा तो उससे भी नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए जो है वो ऊपर बताया गया कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, वो इस इनिशिएटिव से या इस कदम से, इस मेजर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, एंग्री हैं, एनॉयड हैं। ठीक है, बात समझ गए आप। अब देखो, अभी अपने करंट फॉर्म में ये जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? दैट विल अप्लाई अ कार्बन रिलेटेड चार्ज टू द इंपोर्ट्स ऑफ गुड फ्रॉम द पावर सेक्टर एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जो एनर्जी इंटेंसिव हैं, मतलब जहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, या जो पावर सेक्टर हैं, उनके जो भी सामान उन सेक्टर्स में प्रोड्यूस होंगे, वो सामान जो भी यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करेगा, है ना, ऐसे सेक्टर से फ्रॉम सच डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। अब इसमें किस तरीके का गुड्स शामिल है? जैसे कि सीमेंट हो गया, है ना, सीमेंट इज़ अ वेरी एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्री और वेरी यू कैन से एनर्जी इंटेंसिव। ठीक है, सिमिलरली स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल रिफाइनरी, पेपर, ग्लास, केमिकल, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन सारे देशों से, मतलब ये सारा सामान किन देशों से आएगा? जिन देशों में एनवायरमेंटल एम्बिशंस और रेगुलेशंस EU से कम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जिन देशों में जो एमिशन के स्टैंडर्ड्स हैं या जो एमिशन के नॉर्म्स हैं वो यूरोपियन यूनियन जितने स्ट्रिक्ट या कड़े नहीं हैं, वहाँ से अगर इस तरीके का कोई भी सामान यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होता है या यूरोपियन यूनियन इन देशों से इस तरीके का सामान इंपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? कार्बन टैक्स। ठीक है, बात समझ गए आप? यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। हालांकि इसमें यह भी प्रोविज़न है इस मैकेनिज्म में कि यूरोपियन यूनियन का जो वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो इस लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी आप कह सकते हैं कि कुछ ये जो लिस्ट है ये दी गई है, बट दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ और भी एडिशंस आइटम्स का हो सकता है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन को क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है जो इससे अफेक्ट हो सकती है? जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, और इन सब के ऊपर जो है वो इस रेगुलेशन के आने के बाद असर पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक फॉर्मल डिस्प्यूट जो है वो रशिया की तरफ से लॉन्च किया गया था पिछले साल मई के महीने में, और इसको और भी कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने ज्वाइन किया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज़ वार्नड that the application of the CBAM would affect the development of poorer countries and reduce their opportunities for export-led development, particularly if countries with carbon taxes and greener production processes are exempted from the CBAM. ठीक है, तो इसको लेकर जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसने भी इस बात को लेकर वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि इस तरीके का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है या जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, इससे क्या होगा कि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो गरीब देश हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, उनके विकास के ऊपर असर पड़ेगा, और साथ ही साथ उनका जो एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सपोर्ट करने की वो कम हो जाएंगी, और ख़ासकर ये चीज़ें तब ज़्यादा इफेक्ट करेंगी जब ऐसे देश जहाँ पर कार्बन टैक्स ऑलरेडी है ना, एप्लीकेबल हैं, या जहाँ पर फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो थोड़ा सा कम एमिशन इंटेंसिव है, ग्रीन प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, अगर उसको CBAM के दायरे से बाहर रखा जाता है तो फिर बाकी कंट्रीज जहाँ पर इस तरीके के नॉर्म्स नहीं हैं या ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं या यूरोपियन यूनियन जितने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब डेवलप्ड नेशंस यहाँ पर ये कहते हैं कि CBAM barely extends the standards the EU imposes on the domestic industry to the rest of the world. ठीक है, तो डेवलप्ड नेशंस का ये कहना है कि CBAM जो है, जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये जो यूरोपियन यूनियन अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के को लेकर जो स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है, ये उन्हीं को एक्सटेंड कर रहा है बाकी दुनिया के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाकी और कंट्रीज़ के लिए कोई अलग से कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा डेवलप्ड नेशंस का कहना है। लेकिन डेवलपिंग नेशंस ये कहते हैं कि ये एक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल को क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है, ऐसा डेवलपिंग नेशंस का कहना है। ये और ये जो CBDR का प्रिंसिपल है, ये कोर प्रिंसिपल है इन एनवायरमेंट लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द WTO। तो WTO ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। CBDR क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी जब क्लाइमेट चेंज को लेकर या पेरिस एग्रीमेंट को लेकर बात करी है हमने,
तो बहुत बार इसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर ये लिखा गया है कि CBDR ये कहता है कि while all countries share responsibilities for addressing global environmental challenges, their obligation may differ according to their levels of development, contributions to environmental degradation and capacity to respond. ठीक है, आप वैसे इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका साफ साफ अर्थ ये है कि जो दुनिया का पूरे ग्लोबल जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन सबको एड्रेस करना या उनको टैकल करना ये पूरे दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ठीक है, बट लेकिन सबकी बराबर जिम्मेदारी नहीं है। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन वो डिफरेंशिएटेड है, और डिफरेंशिएटेड इसी हिसाब से है कि ऑब्लिगेशंस या जिम्मेदारियां जो है वो डिफर करेंगी अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई जैसे अमेरिका है, से फॉर एग्जांपल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, उसका कंपैरिजन अगर आप किसी ये वाला रीजन है, क्या बोलते हैं, ओशियनिया के रीजन में कोई छोटा सा आइलैंड है, लेट से तुवालू है या वनवातू है ना, या इस तरीके के जो भी वहाँ पर छोटे पैसिफिक आइलैंड्स है, अगर आप उन दोनों देशों की कंपैरिजन करें कि भाई इन दोनों देशों को क्या करना पड़ेगा कि सेम कमिटमेंट्स करने पड़ेंगे या सेम जो है वो रोल प्ले करना पड़ेगा फॉर एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हालांकि जिम्मेदारी दोनों की है कि वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को, ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करें, लेकिन जिम्मेदारी भले दोनों की है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि ऑब्लिगेशन जो है वो उन देशों के लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से उनका जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसने ज़्यादा इन्वायरमेंटल को डिग्रेड किया है या जिसने ज़्यादा एमिशंस किए हैं उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है ना। और सिमिलरली कि किस देश की, किस कंट्री की जो रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये है बेसिकली CBDR, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, CBDR भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ब्लास्ट फर्नेस वर्सेस आर्क फर्नेस। देखो, अब इस CBAM को टैकल करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स ने जो है वो सरकार से असिस्टेंस या सहायता मांगी है फॉर कंप्लायंस विद CBAM। CBAM से कंप्लाई करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने सरकार से मदद मांगी है, और इसमें बेसिकली ये होगा कि अब हमें आर्क फर्नेसेस का यूज़ करना होगा। ठीक है, आर्क फर्नेस बेसिकली जो हम स्टील स्क्रैप होता है ना, स्टील स्क्रैप मतलब कोई भी जो स्टील का प्रोडक्ट बनता है उसमें से कुछ जो पीसेज ऑफ स्टील्स अनयूज्ड रह जाते हैं, है ना, जो छोटे छोटे पीसेज रह गए, अब उनका क्या करेंगे, उनको कहते हैं स्टील स्क्रैप, तो उनको वापस से रिसाइकिल किया जाता है। तो रिसाइकिल करने के लिए जो आप कह सकते हैं कि आयरन को या स्टील को जो गर्म करते हैं, ठीक है, उसको मेल्ट करते हैं, तो वो चीज़ें की जाती हैं फर्नेस के अंदर। फर्नेस का सिंपल शब्द आप हिंदी में समझ सकते हैं, एक भट्टी किस्म की हो गई, है ना। तो फर्नेस अब हमारे वहाँ जनरली जो अभी तक यूज़ होता है वो है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में जो एमिशन है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किया जाए किसका, आर्क फर्नेस का। ठीक है, साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट से ये भी मांगा है, ये भी मांग की है टू सी का कार्व आउट फॉर MSMEs ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इंडिया AU ट्रेड डील नेगोशिएशंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कंक्लूड अर्ली दिस ईयर। तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो MSMEs हैं, ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए भी कुछ मतलब नॉर्म्स ऐसे निकाले जाएं, और उनके बारे में भी जो है ये अभी जो ट्रेड डील चल रही है ना, ये मतलब ट्रेड डील क्या चल रही है, नेगोशिएशंस उसको लेकर चल रहे हैं, और हो सकता है कि वो अभी बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में ही पूरी हो जाए। तो उसमें यूरोपियन यूनियन मतलब ये कहा गया है कि MSMEs का भी थोड़ा सा हिसाब किताब उसमें देखा जाए। अभी कैसे वो देखा जाए वो आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि जो नेगोशिएटिंग टेबल है या फिर जो ये ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस या वार्ताएं चल रही हैं उसमें CBAM के बारे में कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। स्टील प्रोडक्शन एमिशंस आर हाईएस्ट फॉर ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ध्यान रखें कि जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें जो स्टील का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं उसके थ्रू, है ना, और एमिशंस भी जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस रूट्स, ठीक है, ये बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस रूट्स होते हैं, और जो हमारे गैस बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन है ना, उनके लिए कम होता है अगर इस तरीके का हम लोग यूज़ करते हैं फर्नेसेस का। या फिर जो स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है
उनमें सबसे कम एमिशंस होते हैं। ठीक है, अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो जनरली इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट फर्नेस को, और एक्सपोर्टर्स ने ये कहा है, द एक्सपोर्टर्स हैव इन्फॉर्म्ड दी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को ये कहा है कि ईयू जो है वो रेगुलेट कर रहा है द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील टू स्टील स्क्रैप टू बूस्ट डोमेस्टिक कैपेसिटी, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो स्टील स्क्रैप के एक्सपोर्ट को रेगुलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये चाहता है कि उसकी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको बूस्ट मिल सके। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं स्टील स्क्रैप के, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके वहाँ जो स्टील स्क्रैप इतना ज़्यादा बन रहा है ना, स्टील स्क्रैप प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका वो करेंगे क्या, तो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए वो इस तरीके के नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं, ऐसा एक्सपोर्टर्स का कहना है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आर्क फर्नेस का। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपोर्टर्स ने सरकार से ये मांग की है कि हमारे देश में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टील स्क्रैप प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू रिसाइकिल किया जाए, उसको यूजिंग द आर्क फर्नेस, ठीक है, ना कि ब्लास्ट फर्नेस, जो कि सबसे ज़्यादा अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक्सपोर्टर्स को हो सकता है कि अपने जो प्राइजेज हैं वो 15 से 22% तक कम करने पड़े। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI, इसका ये कहना है कि 1 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी से ही ये लागू हुआ है, तो इसमें 1 जनवरी से ये कहा गया है कि एवरी शिपमेंट ऑफ इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एंटरिंग द EU will carry a carbon cost and several Indian exporters may have to cut prices by 15 to 22%, so EU importers can use that margin to pay the CBAM tax। ठीक है, क्योंकि देखो अदरवाइज होगा क्या, अगर ये अपने प्राइजेस को कम नहीं करेंगे तो हमारा सामान जो है वो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो उसकी जो ट्रेड कम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े इसके लिए ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से जो भी स्टील और एल्यूमिनियम हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हमें अपना प्राइस 15 से 22% तक कम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ये बचा हुआ मार्जिन है, थोड़ा सा हमारा सामान सस्ता होगा, है ना, तो जो जैसे मान लीजिए 100 रुपये का हम लोग बेच रहे हैं पहले, तो अगर 100 रुपये के ऊपर मान लीजिए 15% ये जो कार्बन टैक्स है वो लगता है, तो सामान हमारा 115 रुपये का हो जाएगा। तो वहाँ पर जो इसको इंपोर्ट करेगा उसको पहले 100 रुपये पे करना पड़ता था, अब 115 रुपये पे करना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि उस चीज़ को लेकर एग्री ना करे, है ना, हो क्या सकता है, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं एग्री करेगा, उसको महंगा मिलेगा तो, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सामान पहले ही 15-20% कम कर देना चाहिए उसका प्राइस, यानी कि जो हम पहले 100 रुपये में एक्सपोर्ट कर रहे थे 100 रुपये का सामान, अब उसको हम 80 रुपये कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो बचा हुआ 20 रुपये का मार्जिन है वो कार्बन टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टर है उसके लिए प्राइस ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो वो फिर भी हमारा सामान जो है वो इम्पोर्ट कर सकता है। ठीक है, बात समझ गए आप। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि CBAM विल हिट इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स टू द EU हार्ड व्हाइल MSMEs बियरिंग द हेवीएस्ट बर्डन। ठीक है, अब इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और जो MSMEs हैं उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है, अभी MSMEs को कैसे असर पड़ेगा मैं बताता हूँ। CBAM का जो कॉम्प्लेक्स डेटा और वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि CBAM में बेसिकली ये है कि जो आपका मतलब प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जैसे आप कोई ने कोई स्टील एक्सपोर्ट किया, अब वो स्टील बनने में कितना एमिशन हुआ है, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन और जो इसको लेकर कॉम्प्लेक्सिटी है कंप्लायंस की, तो उससे कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इससे ये भी होगा कि कुछ जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं वो EU की मार्केट से फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना कंप्लायंस वगैरह नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर एक ये भी लिखा है, क्रिटिकल चैलेंज ये है कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं, वो ऑफन प्लांट लेवल एमिशन डेटा जो है वो MSMEs के साथ शेयर नहीं करते, MSMEs दैट सोर्स स्टील और एल्यूमिनियम फ्रॉम देम। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर जो है वो एक्सपोर्टर हों। ठीक है, तो उन प्रोड्यूसर से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर एल्यूमिनियम स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उनसे जो सामान स्टील या एल्यूमिनियम ये छोटे MSMEs खरीदते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो MSMEs को वो एमिशन का डेटा नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, कि इससे कितना मतलब आप कह सकते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन में कितना एमिशन वगैरह हो रहा है, वो डेटा उनको नहीं मिलता। तो MSMEs के पास कोई वेरीफाइड कार्बन इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि CBAM के अंतर्गत आप जो एक्सपोर्टर है उसको कार्बन
ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कार्बन इन्फॉर्मेशन की इस चीज़ को बनाने में कितना एमिशन जो है वो हुआ है, उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एमएसएमईज के पास ये डेटा होगा नहीं, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम आएगी एमएसएमईज को, है ना, इसीलिए लिखा गया था वो चीज़। तो इन सच केसेस EU authorities may apply default emission values, typical the highest benchmarks rather than actual emissions, sharply inflating the carbon cost even when real emissions are lower। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, जब स्पेसिफिकली उनको डेटा नहीं मिलेगा कि इसमें कितना एमिशन हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो उस पर जो हाईएस्ट लेवल है उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे, है ना। हो सकता है कि उतना एमिशन एक्चुअल में ना हुआ हो उस चीज़ के प्रोडक्शन में, उस गुड्स के प्रोडक्शन में, लेकिन वो टैक्स उतना हाईएस्ट लगाएंगे तो उससे नुकसान होगा, है ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। द गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्टर्स, अब यहाँ पर इसके लिए सरकार को और एक्सपोर्टर्स को जो है वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढने, एक मिनट, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि सरकारों और एक्सपोर्टर्स को कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे कि वो CBM की जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसको कम कर सकें, ठीक है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स करके इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो कार्बन एमिशन कैन गिव कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द EU। तो कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट्स दे सकें, इशू कर सकें, और उन सर्टिफिकेट्स को जो है वो यूरोपियन यूनियन एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होने चाहिए, है ना। इफ अदर कंपटीटर्स सच एज चाइना मैनेज टू गेट कंप्लायंसेस इन ऑर्डर, द रेस्ट ऑफ द सप्लायर्स विल बी एट लॉस। और अगर चाइना जैसा देश, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो इन कंप्लायंसेस के जो इश्यूज हैं इनको सॉर्ट आउट अगर कर लेता है, तो इससे फिर बाकी देशों को नुकसान होगा डेफिनेटली, है ना। इसके बाद ये लिखा है कि कटिंग इंपोर्ट्स और टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। अब जो इंडियन ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ट्रेड climate linkage through regulations such as CBAM is less about protecting the environment but more about promoting the commercial interest of the developed world। तो इनका ये कहना है कि environment को बचाना इस तरीके के टैक्स के थ्रू या इस तरीके के मैकेनिज्म के थ्रू, ये तो एक बहाना है, ठीक है। इसके पीछे जो रियल रीज़न है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक स्टडी रिलीज हुई है 2021 की, उसमें यह एस्टिमेट किया गया है कि EU का जो कंट्रोवर्शियल कार्बन टैक्स है, इससे ग्लोबल कार्बन एमिशन सिर्फ 0.1% कम होंगे, कोई इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ जाएगा। लेकिन इससे जो असर पड़ेगा वो क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो सामान एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ये इसकी रिपोर्ट में भी बताई गई है। The European Union could consider using some of the revenue generated by the CBAM to accelerate the diffusion and take an uptake of cleaner production technologies in the developing countries। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मतलब ये कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो ऐसा कर सकती है, या मतलब उसको करना चाहिए कि जो पैसा उसको इस टैक्स से मिलेगा उसका कुछ हिस्सा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करे, है ना, ताकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो थोड़ा सा क्लीन और ग्रीन बन सके। यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पिछले साल ये कहा था कि EU का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो मनमाना है, आर्बिट्रेरी है और ट्रेड के लिए एक बैरियर है, बाधा है। उन्होंने कहा था कि इस तरीके के जो यूनिलेटरल स्टेप्स हैं, यूनिलेटरल स्टेप्स मतलब जो एक तरफा लगाए जाते हैं, जैसे कि CBAM हो गया या EU का जो डिफॉरेस्टेशन लॉ है, वो ऐसे देशों को सपोर्ट नहीं करता जो एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे इंडिया जैसे कंट्री को भी डेफिनेटली नुकसान होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक तो अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हो ही रहा है ना, मतलब ट्रेड को लेकर इशू हो ही रहा है क्योंकि ट्रेड डील हो नहीं रही है, 50% टैरिफ वहाँ पहले से लगा हुआ है। दूसरा ये समस्या एक और यूरोपियन यूनियन वाली, है ना, और आगे लिखा गया था कि UK में भी ये इस तरीके के नॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अभी काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि टर्मोइल की स्थिति में नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप बात समझ में आई आपको। अच्छा आर्टिकल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अपने फीडबैक्स वगैरह आप लोग मुझे ज़रूर देते रहा करें, और ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसको जस्ट एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हो गया। अब हम लोग हिंदू का जो आर्टिकल है उसकी बात करते हैं कि वाई डज इंडिया नीड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, कि इंडिया को क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों है, ठीक है।
ये भी अच्छा आर्टिकल है। मैं आपके साथ सिर्फ ऐसे ही आर्टिकल्स कवर करता हूँ, ये आपको पहले से पता है कि जो आर्टिकल्स बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है, इवन फॉर प्रीलिम्स इवन फॉर मेंस, आप उनमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने आंसर्स में उनका यूज़ कर सकते हैं इवन इन मेंस, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं, ठीक है। मैं कोई इधर उधर के आर्टिकल्स कवर नहीं करता आपके साथ जिसमें फालतू ज्ञान की बातें हों, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता भी है और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी अब ये चीज़ें धीमे धीमे समझ में आने लगेंगी, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और इंडिया को अपनी जो डोमेस्टिक फूड डिमांड्स हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी भी इतनी ज़्यादा है ना, तो फूड डिमांड्स को मीट करने के लिए हमारी जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, उसको जो वेदर की अनिश्चितताएं या जो अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, उससे कोप करने के लिए जो हमारी सॉइल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इन सब से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी यील्ड अगर कम होगी, तो हमारे देश में समस्या आ जाएगी किसकी, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि आबादी इतनी ज़्यादा है कि फूड बहुत ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर मतलब अच्छा होना चाहिए। अब क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर होता क्या है, देखो क्लाइमेट एग्रीकल्चर, रेजिलेंट एग्रीकल्चर जो है वो रेंज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट्स, ठीक है, कि हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बेटर बनाते हैं, ठीक है, और जो केमिकल इनपुट्स हैं, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, उनके ऊपर अपनी निर्भरता को कम करते हैं और उसमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं या प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके के टूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, सब सॉइल माइक्रोबायोम एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जीनोम एडिटेड क्रॉप्स किया जाता है ताकि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट बन सके, मतलब कहीं पर अगर पानी कम है, सूखे की स्थिति है, तो वो उसको झेल सकें, कहीं पर अगर हीट ज़्यादा है उसको बियर किया जा सके, सेलिनिटी अगर पानी में ज़्यादा है तो उसको बियर कर सके, पेस्ट का प्रेशर ज़्यादा है ना, तो उन सब चीज़ों को वो झेल पाए। ये सारा काम किया जाता है किसमें, आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में। और इसके साथ AI ड्रिवन एनालिटिक्स कैन इंटीग्रेट मल्टीपल एनवायरमेंटल एंड एग्रोनॉमिक वेरिएबल्स टू जनरेट लोकली टेलर्ड फार्मिंग स्ट्रेटजीज। तो AI एनालिसिस का यूज़ करके, मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी जब हम लोग बात कर रहे थे कल AI के यूज़ की, तो मैंने एग्रीकल्चर में जो AI का यूज़ है उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एग्रीकल्चर में जैसे एनवायरनमेंट और जो लोकल एग्रोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, लोकल एग्रोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब आप ये मानिए कि कोई फसल है, ठीक है, उस फसल की सोइंग कब होनी चाहिए, बुआई कब होनी चाहिए, है ना, कब इरिगेशन होना चाहिए, कितना इरिगेशन होना चाहिए, अगर उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स या इस तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह या बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है तो कब करना है, ठीक है, कब उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें लोकली वेरी करेंगी। तो उसके लिए फार्मिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जाएँ थ्रू AI, है ना। दिस इज द मेजर रोल और द मेजर यूज ऑफ AI इन एग्रीकल्चर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में आएगा। अब इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया एक, पहली बात तो एग्रीकल्चरल नेशन है ना, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो और ज़्यादा पड़ रहा है किस चीज़ पर, कि नीड फॉर मोर रिलायबल फार्म प्रोडक्टिविटी, की हमारी जो कृषि की पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो और ज़्यादा क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। फिर भी हमारे देश का जो 51% नेट सोन एरिया है वो अभी भी रेनफेड है। 51% एरिया मतलब 50% 51% ऑफ नेट सोन एरिया का मतलब है कि जितने एरिया में कृषि हो रही है उसके 51% एरिया में अभी भी पानी से सिंचाई होती है, सॉरी बारिश के पानी से सिंचाई होती है, वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल मीन्स नहीं है, ठीक है, इरिगेशन के। और उसमें ये जो लैंड है वो 40% ऑफ द कंट्रीज फूड प्रोवाइड करती है, तो मेकिंग इट स्पेशली वल्नरेबल टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जो एरिया रेन डिपेंडेंट है ना, या रेन फेड है, अगर रेन नहीं हुई, सही मात्रा में नहीं हुई, या आप कह सकते हैं कि सही समय पर बारिश नहीं हुई, तो फिर ये सारा का सारा एरिया जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। और इस एरिया में 40% ऑफ द एग्रीकल्चर होता है, 40% ऑफ द प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई किसी भी वजह से तो क्या होगा कि ये 40% ऑफ द फूड के ऊपर असर पड़ सकता है ना।
कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स अलोन मे नॉट विदस्टैंड द राइजिंग स्ट्रेसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं, है ना, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है, पारंपरिक कृषि के जो तरीके हैं, वो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं उसको वो बियर ना कर पाए। Climate resilient agriculture offers a suite of technologies that can enhance productivity while protecting environmental health। तो climate resilient agriculture जो है वो कुछ हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज देता है कि जिसमें हम अपनी जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर की पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ एनवायरमेंट की हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है वो इसमें कहाँ पर स्टैंड करता है, तो 2011 में ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ने एक फ्लैगशिप नेटवर्क प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, और फॉर एनहेंसिंग द रेजिलियंस एंड अडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, लोकेशन स्पेसिफिक क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज सच एज, मतलब यहाँ पर क्या किया गया था कि जो क्लाइमेट के वेरिएबल होने की वजह से, मतलब क्लाइमेट में जो वेरिएशंस हैं उसकी वजह से फार्मर्स की जो कैपेसिटी है या जो फार्मर्स की रेजिलियंस है उसको बढ़ाने के लिए कुछ लोकेशन स्पेसिफिक क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, लोकेशन स्पेसिफिक मतलब कि जिस जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई थी। जैसे कि राइस की अगर हम बात करें तो राइस इंटेंसिफिकेशन का सिस्टम हो गया, है ना, या फिर एरोबिक राइस का सिस्टम हो गया, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाई गई। फिर जीरो टिलेज वीट सोइंग हो गया। जीरो टिलेज वीट सोइंग का मतलब होता है कि जैसे आप जब नई फसल मतलब बोने जाते हैं तो उससे पहले पुरानी फसल का जो भी रेसिड्यू वगैरह है उसको हटाते हैं, है ना, तो लेकिन यहाँ पर है कि आप टिलिंग करे बिना ही नई फसल उगा दें। ठीक है, दूसरा चीज़ जो ये सिस्टम ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस वगैरह है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी टेक्निक्स जिससे आपकी राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, है ना, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फ्लडेड फील्ड्स में राइस सो करने की बजाय जो आपका मतलब ऐसी सॉइल प्रिपेयर की जाती है जिसमें एडिक्वेट मॉइस्चर हो लेकिन फ्लडिंग ना हो, तो पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी, है ना। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि पहले हम जो धान है उसके सैपलिंग्स जो होती है उसको हम छोटे उसमें जो नर्सरीज वगैरह होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट करने में लेबर कॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में बेसिकली ये नहीं करते, हम डायरेक्टली जो है वो फील्ड में ही जो है वो सीड्स सो करते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा है, लेबर कॉस्ट वगैरह, वो सब कम हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस तरीके की टेक्निक्स बताई गई है। ठीक है, टॉलरेंट टू एक्सट्रीम कल्टीवेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज, टॉलरेंट टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इन सिटू इनकॉर्पोरेशन ऑफ राइस रेसिड्यूज, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये वही वाला पॉइंट है कि जो आपने जीनोम एडिटिंग करके क्रॉप्स की, उन क्रॉप्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है ना, ड्राउट प्रोन, हीट प्रोन, है ना, वो सब चीज़ें। ठीक है, ये जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारी टेक्निक्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया इन 448 क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस में। इसके बाद जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसको फॉर्मुलेट किया गया टू इन्हेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्पेशली जो रेनफेड एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर, और इसमें फोकस किया गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन है उनको सिनर्जाइज करके। मोर रिसेंटली एक और पॉलिसी आई है जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया था, दैट इज़ बायो E3 पॉलिसी। ठीक है, इसमें भी ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, CRA का मतलब है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसको पोजीशन किया गया है एज अ की थीमेटिक एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस। और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो CRA से रेलिवेंट है उनको ऑलरेडी कॉमर्शलाइज किया जा चुका है। ठीक है, अब लीडिंग जो कंपनीज हैं वो बायो इनपुट्स सप्लाई करती हैं जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और केमिकल के ऊपर हमारी निर्भरता या डिपेंडेंस को कम करता है। इंडिया में एक्सपेंडिंग डिजिटल एग्रीकल्चर सेक्टर भी है ना, जिसमें जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो AI इनेबल्ड एडवाइजरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिसीशन इरीगेशन, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड यील्ड प्रेडिक्शन टूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो AI की मदद से प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अब इसमें अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया जो है उसको, अगर ये CRA को, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को स्केल करना है तो उसमें कई सारे रिस्क जो है वो इंडिया फेस करता है।
ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको, क्योंकि इसकी लिमिटेड एक्सेस है, तो हो सकता है कि वो इस टेक्निक को अडॉप्ट इतनी जल्दी या इतनी आसानी से ना कर पाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी and quality inconsistencies in biofertilizers and biopesticides that undermine trust in biological alternatives। ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर जो बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे बायोफर्टिलाइजर्स हो गया, बायोपेस्टिसाइड्स हो गया, इनको लेकर एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात कि ये थोड़ा सा महंगे हैं, तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है। उनमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स, इनमें क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है, तो इनकी वजह से ये हो सकता है कि लोगों का ट्रस्ट, या फार्मर्स का, किसानों का जो ट्रस्ट है या जो भरोसा है इस तरीके के बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर ना बन पाए, या उस ट्रस्ट को, उस भरोसे को बनने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे। ठीक है। इसके बाद ये भी है कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हैं उनका रोल आउट भी काफ़ी स्लो है। ठीक है। और क्योंकि अभी जो नए टूल्स हैं जैसे कि जीनोम एडिटिंग के, वो अभी भी इमर्ज कर रहे हैं, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अक्रॉस द स्टेट्स यूनिफॉर्म नहीं है, काफ़ी अनइवन है। ठीक है। फर्दर द डिजिटल डिवाइड लिमिट्स द रीच ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड एआई बेस्ड डिसीजन टूल्स। अब ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में, है ना, डिजिटल डिवाइड। तो इसकी वजह से जो ये एआई बेस्ड टूल्स हैं या जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, उसकी लिमिट जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहे, है ना, ड्यू टू दिस डिजिटल डिवाइड। और ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, जो हमारी ज़मीन की मिट्टी है वो ख़राब हो रही है, पानी की कमी हो रही है, क्लाइमेट वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये चीज़ें, जो हमारा अडेप्टेशन एफर्ट्स है, कि हम जितनी तेज़ी से या जिस पेस पर ये नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये समस्याएं बढ़ें। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन फर्दर रिस्क स्लोइंग प्रोग्रेस। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो सकती है। ठीक है। अब इसके लिए मतलब ये तो उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से चैलेंजेस बताए, इनको आप चैलेंजेस के रूप में लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, है ना। देखो बिल्कुल, अगर आप इस पूरे आर्टिकल को, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ते वक्त, है ना, अगर आप अपने माइंड में एक आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है, अगर एक 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का आंसर आपको लिखना हो इस टॉपिक के ऊपर, तो आप कैसे आंसर फ्रेम करेंगे, आप अलग अलग हेडिंग्स में कैसे उसको रखेंगे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने, चलो एक बार इसको यहीं तक अगर हम देखें, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है। उससे पहले आप ये चीज़ इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि वाई वी नीड इट। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया को क्यों चाहिए, उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। इंडिया यहाँ पर इस मतलब इस उसको लेकर, इस टेक्निक को लेकर, है ना, क्या हमने अभी तक कदम उठाए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो लिखा गया है मिशंस वगैरह का नाम, इसके बारे में आप बता सकते हैं। बायो E3 पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर के अडॉप्शन को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है ना, वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना होगा, क्योंकि आप एक आप ये समझिए कि आप एक फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं। ठीक है। आप सरकार की पॉलिसी नीतियां बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो आपका काम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं है ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक फिजिबल सॉल्यूशन भी देना है ना। तो उसके लिए वे फॉरवर्ड। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट है क्लाइमेट टॉलरेंट और जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स का, उनके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा, एक्सेलरेट करना होगा, उसमें तेज़ी लानी होगी। ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन करना होगा। जो बेसिकली हमने ऊपर प्रॉब्लम्स या इश्यूज या चैलेंजेस लिखे हैं, उन्हीं को लेकर ये बताया गया है। ठीक है। जो सप्लाई चेन्स हैं बायोफर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स की, इनको बेटर करना होगा। ठीक है। डिजिटल टूल्स और क्लाइमेट एडवाइजरीज का जो प्रोविज़न है, इसको ऐसा बढ़ाना होगा, इसको एक्सपेंड करना होगा, ताकि जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, है ना, या डिजिटल डिवाइड का जो इशू है वो हम लोग ओवरकम कर सकें। इसके बाद जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे, क्लाइमेट इंश्योरेंस, क्रेडिट एक्सेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी जब वो फार्मर्स क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो टूवर्ड्स दिस टेक्निक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जो मतलब नई टेक्निक है उसको अडॉप्ट करने में उनको ये इश्यूज हैं कि अगर मान लीजिए हमारी फसल में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ पैदावार कम हो गई, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो उनको ये चीज़ का भरोसा देना पड़ेगा कि भाई हम आपको इंश्योरेंस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे,
है ना, तो फिर वो इस चीज़ को करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि इन सब के ऊपर, अबव ऑल, इंडिया नीड्स अ कोहेरेंट नेशनल CRA रोड मैप अंडर द बायो E3 फ्रेमवर्क। ठीक है, अलाइनिंग बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एडेप्शन और पॉलिसीज टू डिलीवर रेजिलियंस एट स्केल। अगर हम इस चीज़ को एक बड़े स्तर पर, एक बड़े स्केल पर करना चाहते हैं, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एडेप्टेशन और पॉलिसीज़ को अलाइन करना होगा। ठीक है, तब जाके हम, और ये बेसिकली आपका जो पॉइंट है ये आपका किस में आ जाएगा, आप जैसे वो लिखते हैं ना कंक्लूजन, उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा का पूरा आर्टिकल, अगर आप इस चीज़ को माइंड में रख के कि आप कैसे इससे एक आंसर फ्रेम करेंगे, है ना, कैसे एक आंसर का स्ट्रक्चर रहेगा और क्या क्या पॉइंट्स आप कैसे लिखेंगे, तो वो आप यहाँ से बड़ा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम मैं तो उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ, आप भी शायद कर पा रहे होंगे, है ना। मुझे अपने फीडबैक वगैरह ज़रूर दीजिएगा, तभी हम चीज़ों को जो है वो और बेटर बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल यही 2 आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, और मैं इसी तरीके से आपके लिए जो मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे अक्रॉस दोनों न्यूज़पेपर से, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इस तरीके से दोनों आर्टिकल्स या दोनों न्यूज़पेपर्स को साथ साथ कवर करते रहें। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप CSET लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर लाइव के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कोई टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। ये दोनों बैचेस में क्लासेस सेम है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पुराने वीडियोज़ हैं, आपको अभी के लेटेस्ट वीडियोज़ मिलेंगे। द ओनली चेंजेस या ओनली डिफरेंस इज कि लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लास ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, रिकॉर्डेड में आप लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, बट आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, बट द क्लासेस आर सेम। ठीक है, और बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। 51 टेस्ट आपको मिल रहे हैं ओनली एट 599, और अगर आप आज एनरोल करते हैं रात 12 बजे तक तो आपको 50% ऑफ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी ये हमारी जो सेल है ये सिर्फ इन्हीं कोर्सेज पे नहीं, बल्कि हमारे बाकी जितने भी कोर्सेज PDF नोट्स वगैरह हैं वेबसाइट पर, ऐप पर, उन सब पर एप्लीकेबल है। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें या ऐप पर जाएँ, और वहाँ पर ये जो भी कोर्सेज PDF नोट्स या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, इसको कार्ट में ऐड करें, न्यू 50 कोड का यूज़ करें, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये सेल जो है वो सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, तो इसलिए देर ना करें। और कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और ये सारे वीडियोज़ आप हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ ओकुल IAS, वहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल्स जो आपके न्यूज़पेपर से हैं, या जैसे हम लोगों ने कल एक सीरीज़ स्टार्ट की थी PIB की, तो वो भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे हमारे न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।